नमस्कार दोस्तों, आज जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं उसके खौफ के आगे ना कोई बाहुबली टिकेगा और ना ही कोई बड़ा से बड़ा गैंगस्टर। देखिए, दुनिया में ना दो तरह के विलन होते हैं। एक वो जो कहानी में हीरो को टक्कर देते हैं और दूसरा वो जिसकी दहशत इतनी गहरी होती है कि उसकी कहानी आने वाले पीढ़ियों के लिए एक चेतावनी बन जाती है। आज हम उसी दूसरे तरह के शख्स की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसा नाम जिसे पाकिस्तान के एक कट्टरपंथी तबके ने हीरो कहा। इनकी मर्जी के बगैर पाकिस्तानी सियासत का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। वही पाकिस्तानी अफसर भारत के लिए एक दरिंदा, जल्लाद था। एक ऐसा शैडो आर्किटेक्ट जिसने मौत को सिर्फ अंजाम नहीं दिया बल्कि मौत को एक तमाशा बना दिया। इस शख्स की नफरत इतनी जहरीली थी कि यह सिर्फ भारत तक नहीं रुकी, इसने अपने ही जन्मदाता यानी पाकिस्तान को भी नहीं बख्शा। और सबसे बड़ी बात, यह शख्स दुनिया के सबसे ज्यादा बार मरकर फिर जिंदा होने वाले आतंकवादी के रूप में दर्ज है। अमेरिका ने इस पर $5 मिलियन यानी करीब 42 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। जी हां, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद इलियास कश्मीरी, क्योंकि दिसंबर 2025 में बॉलीवुड की एक बड़ी फिल्म आई है, धुरंधर। उसके ट्रेलर में अर्जुन रामपाल ने जो किरदार निभाया है मेजर इकबाल का, वो सीधे सीधे इसी इलियासी कश्मीर की हैवानियत पर आधारित है। वो विलन जो जिया उल हक की उस खतरनाक डॉक्टरीन से इंस्पायर्ड था। Bleed India with 1,000 cuts. लेकिन इलियासी कश्मीरी की कहानी सिर्फ एक फिल्म की नहीं है, ये 21वीं सदी के सबसे खतरनाक प्रॉक्सी वार की एक डार्क हिस्ट्री है। ये कहानी कि कैसे पाकिस्तान की फौज का एक कमांडो दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन अल-कायदा का ऑपरेशनल मास्टर माइंड बन गया। तैयार हो जाइए इस एक आंख वाले फैंटम के सफर में जाने को, जहां हर मोड़ पर एक नया ट्विस्ट है, एक नई साजिश है और एक नई हैवानियत का सच। सर, मुंह तोड़ने के लिए मुट्ठी बंद करना जरूरी है। इलियास कश्मीरी का जन्म 10 फरवरी 1964 को हुआ था। जगह थी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की समहनी घाटी। नाम मोहम्मद इलियास। परिवार एक गरीब गुज्जर फार्मिंग फैमिली से था। पृष्ठभूमि बिल्कुल साधारण, कोई फौजी इतिहास नहीं, कोई बड़ा नाम नहीं। लेकिन पीओके एक ऐसी जमीन थी जो हमेशा से दो मुल्कों के बीच की टेंशन, गरीबी की गर्त में रही है। इनके पास कमाने का साधन नहीं और उनके बच्चों के दिमाग में किताबों से ज्यादा सरहद की फायरिंग और बंटवारे का दर्द भरा हुआ था। कश्मीरी के शुरुआती स्कूल रिकॉर्ड्स, जो बाद में इंटेलिजेंट फाइलों में बदल गए, बताते हैं कि वो एक आज्ञाकारी डिबेटर था, यानी बोलने चालने में तेज, पर साथ ही उसमें एक स्टबन वायलेंट स्ट्रीक थी, एक जिद जिसका झुकाव हिंसा की ओर था। शायद उस माहौल की गरीबी और पॉलिटिक्स उस बच्चे के दिमाग में हिंसा का बीज बो रही थी और फिर आया वो मोड़ जिसने उस बीज को शैतानी पेड़ बना दिया। साल 1989 सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया। पूरी दुनिया के कट्टरपंथियों ने इसे इस्लाम पर हमला बताया। ये कोल्ड वॉर का खेल था। अमेरिका, सऊदी अरब, पाकिस्तान सब ने मिलकर सोवियत यूनियन को बाहर खदेड़ने के लिए जिहाद को फंडिंग करना शुरू कर दिया। आईएसआई की मिरनसा पाइपलाइन के जरिए हजारों नौजवानों को बंदूक थमाई गई। इलियास उस वक्त सिर्फ 15-16 साल का था, लेकिन जिहादी माहौल ने उसके दिमाग को पूरी तरह से पलट दिया। उसकी बातों में अब किताबें नहीं, जन्नत, शहादत और काफिर जैसे शब्द गूंजने लगे। 1987 के आसपास ही अफगानिस्तान के युद्ध में लड़ते हुए वो एक गोलाबारी के चपेट में आ गया। यह हादसा इतना भयानक था कि हमले में उसकी एक आंख उड़ गई और उसके बाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर जो होती है वो भी कट गई। तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये भयानक जख्म एक दिन उसकी पहचान बन जाएंगे। ये घाव उसके युद्ध के नारे बन गए। इंटेलिजेंस रिकॉर्ड में उसकी तस्वीर के नीचे अब लिखा होता था, वन आइड टेररिस्ट, मिसिंग फिंगर, रूथलेस स्ट्रेटेजिस्ट। एक तरह से इन जख्मों ने उसके अंदर एक मिसैनिक रेजिलेंस पैदा कर दिया। उसे लगा कि खुदा ने उसे एक खास मकसद के लिए बनाया है। उसका नार्सिसिज्म और ईगो और भी बड़ा हो गया। अब आईएसआई की नजर उस पर पड़ी।
उन्हें इस 20 साल के लड़के में पावर, क्रुएल्टी और शार्प माइंड का एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन दिखा जो एक मशीन से कम बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने उसे उठाया और पाकिस्तान के सबसे एलीट कमांडो ट्रेनिंग सेंटर SSG यानी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की चेरेट बेस में डलवा दिया। SSG ट्रेनिंग में उसे बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन, गोरिल्ला टैक्टिक्स, स्नाइपिंग और सबसे खतरनाक साइओप्स टेरर यानी कि डर पैदा करने की कला सिखाई गई। लेकिन इलियास केवल SSG तक नहीं रुका, वो कराची के एक और खतरनाक जगह पहुंचा, जामिया उलूम अल इस्लामिया मदरसा। इसे जिहाद फैक्ट्री भी कहा जाता था। यहाँ उसके SSG की क्रू ट्रेनिंग को वहाबी आइडियोलॉजी का भी कवर मिल गया। उसका दिमाग पूरी तरह से पलट दिया गया। उसने खुद को एक मुजाहिद कहा, सिपाही नहीं। लेकिन अमेरिकी ट्रेजरी डॉकेट्स और डेविड हेडली के बयानों में साफ है कि इलियास कश्मीरी पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का पाला हुआ बच्चा था, यानी उनका एक नर्चर्ड एसेट। इस जहरीली अलकायदा प्लस SSG और वहाबी की कॉकटेल से वो निकल कर आया था, जिसने आगे चलकर 500 से ज्यादा लोगों की मौत की साजिश रची। साल 1991 हरकत उल जिहाद इस्लामिया का जन्म हुआ और इलियास कश्मीरी को कश्मीर का चीफ कमांडर बना दिया गया उस संस्था का। उसे हुजी के अंदर अपनी 2 बेहद खूंखार यूनिट्स बनानी थी। शुरुआत में ब्रिगेड 111 और फिर उसकी एलिट विंग ब्रिगेड 313। इन यूनिट्स में भर्ती होना आसान नहीं था। इलियास उन्हीं लोगों को चुनता था जिनमें सिर्फ लड़ने की नहीं बल्कि अमानवीय क्रूरता दिखाने की क्षमता हो। कोटली POK में उनका ट्रेनिंग कैंप चलता था, वहां जहां पर इनह्यूमैनिटी राइट्स किए जाते थे। नए रंगरूटों को लाइव एग्जीक्यूशन देखने पर मजबूर किया जाता था। उन्हें निर्दयी होने की ट्रेनिंग दी जाती थी। इन क्रूरता की ट्रेनिंग में उसकी अपनी पुरानी चोटें, उनकी वन आई पहचान एक ब्रांड बन गई। वो स्कार स्टिग्मा के साथ लोगों के मन में डर भरता था। और फिर हुआ वो भयानक इंसिडेंट जिसने इलियास कश्मीरी को दरिंदगी की पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया। तारीख 25 फरवरी 2000 उसके ऑपरेशन का शिकार बने भारतीय जवान भाऊ साहब मारुति तलेकर। इलियास के कमांडोज ने 32 साल के इस जवान को पकड़ा, सिर्फ मारा नहीं, तलेकर का सिर धड़ से अलग कर दिया और फिर जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भाऊ साहब तलेकर का कटा हुआ सिर एक पोल पर लटकाकर POK की सड़कों पर घुमाया गया जैसे कोई ट्रॉफी हो। पाकिस्तानी प्रेस में इसकी तस्वीरें छपी। मुजफ्फराबाद की भीड़ ने जश्न मनाया, नारे लगाए। यहां तक कि उस समय के पाकिस्तानी जर्नल परवेज मुशर्रफ ने इलियास कश्मीरी को इस हैवानियत के लिए 1 लाख रुपए का इनाम दिया। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये एक साइओप्स था, साइकोलॉजिकल ऑपरेशन, भारतीय सेना का मनोबल तोड़ने के लिए। लेकिन भारतीय सेना का मनोबल कोई तोड़ नहीं सकता था। खैर, कहानी में आगे बढ़ते हैं। इलियास ने मौत को एक जश्न, एक परेड में बदल दिया था। ये जिहाद नहीं, नेक्रोफिलिया जैसा था, एक मानसिक बीमारी जिसे पाकिस्तानी अपनी जीत समझ रहे थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यही जश्न उनके लिए एक श्राप बनेगा। इतिहास में हमेशा यही होते आया है। जब आप एक फ्रैंकेस्टाइन मॉन्स्टर को पैदा करते हैं ना, तो एक दिन वो आपको ही खाने आता है। ISI ने इलियास को भारत के लिए पाला था, भारत को जख्म देने के लिए पाला था। पर इलियास की वफादारी सिर्फ उमा यानी ग्लोबल इस्लामिक कम्युनिटी और अलकायदा से थी, पाकिस्तान से भी नहीं। वो सिर्फ आतंकवाद का था। साल 2007 पाकिस्तान ने इस्लामाबाद की लाल मस्जिद पर ऑपरेशन साइलेंस चलाया, कट्टरपंथी स्टूडेंट और मौलवियों को मारा। इलियास के लिए यह पाकिस्तान की गद्दारी थी। उसने इसे अपनी विचारधारा पर हमला माना। ISI का वो एसेट अब ISI का ही दुश्मन बन चुका था। गुस्से में उसने कहा, जिहाद अब सिर्फ भारत में नहीं, भारत पर नहीं, अब पाकिस्तान में भी होगा। इसके बाद इलियास कश्मीरी ने पाकिस्तान की धरती पर एक के बाद एक खूंखार हमले करवाए, भारत से भी खतरनाक। ये एक पैराडिग्म शिफ्ट था, कश्मीर के लोकल युद्ध से पाकिस्तान के अंदरूनी आतंक की तरफ। जनरल अमीर फैजल अलवी की हत्या हुई 2008 में। पाकिस्तान आर्मी के एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल जिन्हें कश्मीर के बारे में बहुत कुछ पता था, उनकी स्नाइपर से हत्या कर दी गई।
रावलपिंडी में जीएचक्यू पर भी हमला हुआ 2009 में। पाकिस्तानी आर्मी के हेडक्वार्टर पर सीज किया गया, 20 से ज्यादा लोग मारे गए। लाहौर में आईएसआई मुख्यालय पर भी हमला हुआ, सीधे आईएसआई के घर में घुसकर हमला किया गया। आईएसआई का पाला हुआ आदमी, जिस शख्स को आईएसआई ने पाला था, अब उन्हीं की गर्दन पर वो तलवार बन गया था। ये पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ डॉक्ट्राइन का सबसे भयानक ब्लोबैक था, जो उल्टा उन पे भारी पड़ रहा था। इन हमलों के बीच इलियास कश्मीरी ने फॉर्मली अलकायदा को ज्वाइन कर लिया। उसने अपनी ब्रिगेड 313 को अलकायदा की एक एलिट यूनिट बना दी। ओसामा बिन लादेन को भी इलियास बहुत पसंद आया। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ लड़ता नहीं था, वो सोच कर लड़ता था। वो ग्लोबल ऑपरेशन की खतरनाक स्ट्रेटजी बनाता था। दुनिया उसे अब दूसरा ओसामा बिन लादेन कहने लगी। वो एक तरह से सक्सीडर की तरह लादेन के साथ था। लोग उसे उसका उत्तराधिकारी समझने लगे थे। बिन लादेन ने उसे अलकायदा के सबसे खूंखार और सीक्रेट विंग लश्कर अल-जिल द शैडो आर्मी का प्रमुख बना दिया। अलकायदा का ग्लोबल स्ट्रेटेजिस्ट बनने के बाद उसका सबसे बड़ा टारगेट फिर से भारत बना। 26/11 मुंबई हमला 2008 में हुआ था। यह हमला सिर्फ लश्कर-ए-तैयबा का नहीं था, इसके पीछे इलियास कश्मीरी का भी खतरनाक दिमाग काम कर रहा था। डेविड हेडली, वो पाकिस्तानी अमेरिकी टेररिस्ट जिसने मुंबई की गली गली घूमकर रेकी की थी हमले से पहले, उसे कराची के कंट्रोल रूम में रिपोर्ट भेजनी होती थी। जब हेडली को 2009 में शिकागो में पकड़ा गया तो पूछताछ में उसने एक सनसनीखेज खुलासा किया। हेडली ने कहा, जिस आवाज़ से मैं आदेश लेता था, ऑर्डर लेता था, वो इलियास कश्मीरी की ही आवाज़ होती थी। हेडली ने ताज होटल, ओबराई और नरीवन हाउस की 11 ट्रिप में रेकी की थी। ये सब इलियास कश्मीरी की वॉइस कमांड पर हो रहा था। 166 लोगों की मौत हुई थी 26/11 में। और साजिश में वन आइड फैंटम एक अदृश्य मगर क्रूर आर्किटेक्ट था, जो सब कुछ पीछे से ही रच रहा था। मुंबई के बाद इलियास ने यूरोप की तरफ भी रुख किया। साल 2010 उसका दिमाग एक और बर्बर योजना बना रहा था, कोपेनहेगन प्लॉट। इसका आपने कभी न कभी जिक्र सुना होगा। हुआ ये कि डेनमार्क के एक अखबार ऑफिस पर हमला होना था। वो ऑफिस जिसने 2005 में पैगंबर मोहम्मद के कार्टून छापे थे। इलियास की योजना इतनी निर्दयी थी कि वो किसी को भी नॉर्मल मतलब कि किसी भी नॉर्मल इंसान की सोच से न परे थी उसकी प्लानिंग। आप सुनेंगे तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। प्लान क्या था? प्लान था 4 आतंकवादी जो है अखबार के ऑफिस में घुसेंगे। वो कार्टूनिस्ट और एडिटर को गोली मार के नहीं मारेंगे, वो उन्हें पहले पकड़ेंगे, फिर उनका सिर काटेंगे और सबसे भयानक पूरी घटना को रिकॉर्ड करते हुए कटे हुए सिरों को ना खिड़की से बाहर फेंक दें, ताकि दुनिया में दहशत फैल जाए कि इलियास कश्मीरी किस हद तक जा सकता है। ये उसकी 313 ब्रिगेड की सिग्नेचर हैवानियत थी। इसी तरह से वो ऑपरेट करते थे वो, जिसे वो अब ग्लोबल स्टेज पर ले जाना चाहते थे, पूरी दुनिया को दिखाना चाहते थे। शुक्र है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने इस प्लान को समय रहते ही पकड़ लिया और यह हमला टल गया। कोपेनहेगन प्लॉट के बीच भारत में एक और हमला हुआ। तारीख 13 फरवरी 2010, पुणे की जर्मनी बेकरी में आईईडी ब्लास्ट, 17 लोगों की मौत हुई। जांच में इंडियन मुजाहिदीन का नाम सामने आया, पर हेडली की वॉइस आईडी और एनआईए की जांच ने साबित किया कि इसके पीछे भी इलियास कश्मीरी का ही निर्देशित एक तरह से मास्टरमाइंड था। वो भारत को बार बार खून से नहलाना चाहता था, ताकि उसका 1000 कट वाला जो डॉक्ट्रिन था वो चलता रहे। इसी दौरान 2011 में ओसामा बिन लादेन के अबोताबाद कंपाउंड से सीआईए को कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले। उसमें लादेन ने साफ साफ इलियास कश्मीरी को अमेरिका के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी थी। ओसामा ने कहा था, स्ट्राइक द हेड, यानी अमेरिका के नेताओं को सीधे अपने टारगेट पर लाओ, उन पर हमला करो। इलियास कश्मीरी अब सीआईए के टॉप 5 टारगेट्स के लिस्ट में सबसे ऊपर था। इलियास कश्मीरी एक और बात के लिए कुख्यात था, वो बार बार मरकर जिंदा हो जाता था। फॉल्स डेथ उसका जो पहला था वो 2004 में पहली बार खबर आई कि वो एक मुठभेड़ में, एक इनकाउंटर में मारा गया। वो बाद में गलत साबित हुई। फॉल्स डेथ उसका दूसरा नंबर का भी आया 2009 में ही। एक और ड्रोन हमले में उसके मारे जाने की खबर आई। सीआईए ने 99% बताया कि इलियास कश्मीरी जो है वो मारा गया, पर वो भी गलत निकला। वो एक रिपोर्ट के मुताबिक ना उसने उस बार भी बाथरूम के रास्ते से भागकर खुद को बचा लिया था उस अटैक से।
इलियास कश्मीरी एक मिथ बन चुका था, एक फैंटम जिसे मारना बिल्कुल नामुमकिन था। फैंटम उसे कहते हैं जो मर चुका है लेकिन फिर भी वो दिखाई दे, ठीक है, इसलिए इलियास कश्मीरी को फैंटम भी कहा जाता था। लेकिन अब CIA और ISI दोनों उसकी तलाश में लग गए। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस, फोन ट्रैकिंग, जासूस, मुखबिर सब काम पर लगा दिए गए। तारीख 3 जून 2011 की रात CIA को उसकी एक प्रिसाइज लोकेशन मिली, यानी कि एकदम पता चल गया कि वो अभी इस वक्त है कहाँ। साउथ वजीरिस्तान का गुआखवा इलाका, एक सेब के बाग के पास एक कंपाउंड में था ये जगह। रात के करीब 12:15 बजे होंगे। आसमान में एक हल्की सी गुनगुनाहट सुनाई दी जो ड्रोन स्ट्राइक था। पहले एक मिसाइल, फिर दूसरी मिसाइल और कुछ ही सेकेंड में 2 और हेलफायर मिसाइल उस कंपाउंड पर गिरी। पूरा इलाका दहल गया। जब धुआं हटा तो मिट्टी और पत्थरों की दीवारें चूर चूर थी। 9 आतंकवादियों के शरीर टुकड़ों में बटे हुए थे और उनमें सबसे बड़ा नाम था इलियास कश्मीरी का। कुछ हफ्तों बाद हुजी के प्रवक्ता और फिर अलकायदा ने अपनी मैगजीन नवाबी अफगान जिहाद में उसकी मौत की पुष्टि की। CIA ने उसका नाम हाई वैल्यू टारगेट लिस्ट से अब हटा दिया क्योंकि वो मारा जा चुका था, इलियास कश्मीरी। दुनिया ने राहत की सांस ली। मौत का सौदागर, सरहदों का जल्लाद की कहानी जो है अब खत्म हो गई थी। लेकिन इतिहास कहता है कि हथियार डर पैदा करते हैं, पर जिन हाथों में हथियार हो उनका डर पीढ़ियों तक चलता है। इलियास कश्मीरी भी एक ऐसा नाम था जिसे मिटाया तो गया, पर उसके डर को इतनी आसानी से भुलाया नहीं गया। उसकी लेगेसी, उसकी जो डार्क लेगेसी है, वो आज भी 2 बड़ी बातों की याद दिलाती है। पहला, ISIS इन्फ्लुएंस। ISI ने जब 2014 में जब दुनिया को अपनी बर्बरता के वीडियो दिखाने शुरू किए, जैसे पत्रकार जेम्स फॉली का सिर काटना, तो आतंकवाद के जानकार हैरान नहीं हुए। ISI की जो ये सर काटने वाला जो दृश्य था, ये सीधे इलियास कश्मीरी के जो एक तरह से आप समझिए ना जो तरीका था, साइओप्स की कॉपी था कि इतना डर पैदा करो कि लोग डर जाएं। इलियास ने हैवानियत को वो एक तरह से आप समझिए तो दृश्य दे दिया था, एक चित्र दे दिया था कि इस तरह से हैवानियत की जा सकती है, उसी का कॉपी था। दूसरा, द कॉस्ट ऑफ ब्लोबैक। इलियास कश्मीरी पाकिस्तान की ISI की उस डबल गेम का सबसे भयानक नतीजा था, जहां वो एक तरफ अमेरिका से पैसा लेकर आतंकवाद से लड़ने का नाटक कर रहे थे और दूसरी तरफ इलियास जैसे लोगों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन इस ब्लोबैक की कीमत पाकिस्तान ने भी चुकाई। 2001 से 2020 के बीच 20,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी नागरिक मारे गए इन्हीं ISI पाले हुए आतंकवादियों के हाथों। ये कहानी सिर्फ एक आतंकवादी की नहीं, ये कहानी उस जहरीले मिक्सचर की है जो गरीबी, कट्टरपंथ और स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सी वॉर से पैदा होता है। इलियास कश्मीरी जैसे लोग न सिर्फ अपने दुश्मनों बल्कि अपने जन्मदाता को भी नहीं बख्शते हैं। वो एक फैंटम था जो 2 देशों की सरहद पर पैदा हुआ, एक आंख खोकर क्रूरता का चेहरा बना और आखिरकार खुद राख में तब्दील हो गया। लेकिन आज 2025 में जब धुरंधर जैसी फिल्में आ रही है तो ये बात फिर से याद आती है कि हमें न सिर्फ राक्षसों को मारना है बल्कि उन जख्मों को भी भरना है जो इस तरह के आतंकवाद को पैदा होने की जमीन देते हैं। तो आज की कहानी में बस इतना ही। धुरंधर मूवी से जुड़ी ये तीसरी कहानी थी। एक चौधरी असलम की भी कहानी रह गई है, क्या वो कहानी भी मैं आपको सुनाऊं? कमेंट में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरी ये बात सुन रहे हैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अंत तक मेरी कहानियों को देखते हैं। अब आपका नाम क्या है और कहाँ से ये कहानी आप देख रहे हैं वो भी कमेंट में जरूर लिखिए। मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ हाजिर होता रहूंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।